हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शाहदनान रशीद है और आज हम हाइपोथेसिस पे बात करेंगे। दरअसल जो आयुष रिलेटेड कोर्सेज हैं उसमें जो स्टूडेंट्स पीजी कर रहे हैं उसके लिए ये सब टॉपिक्स जो हैं इम्पोर्टेंट होंगे और आप ये वीडियोस फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो बात करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में। जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो हाइपोथेसिस उसमें एक बहुत अहम टॉपिक होता है। तो हाइपोथेसिस क्या है? अगर बात की जाए तो हाइपोथेसिस एक असम्पशन है या फिर आप इसे एक आइडिया कह सकते हैं। एक असम्पशन है या फिर एक आइडिया है विच रिप्रेजेंट अ प्रपोज्ड आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। देखिए, जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो एक रिसर्च क्वेश्चन बनाता है। कुछ भी एक रिसर्च क्वेश्चन होगा, जैसे कि रिसर्च की जा रही कि क्या हब्बे सुरंजान ऑस्टियोआर्थराइटिस में फायदेमंद है। तो ये एक रिसर्च क्वेश्चन हुआ, फिर इस पे रिसर्च होगी। अब इस रिसर्च क्वेश्चन का जो एक प्रपोज्ड आंसर है उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। जैसे हमने कहा कि हाँ, हब्बे सुरंजान इज बेनिफिशियल इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एक हाइपोथेसिस है। या हमने उसको नेगेटिव में कहा कि हब्बे सुरंजान इज नॉट बेनिफिशियल या नॉट इफेक्टिव इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ये हाइपोथेसिस है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी रिसर्च क्वेश्चन हुआ उसका जो एक प्रपोज्ड आंसर होगा, जो एक एजम्पशन है, हाइपोथेसिस एक आइडिया है जो रिप्रेजेंट करता है एक प्रपोज्ड आंसर एक रिसर्च क्वेश्चन का। इसी तरह अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन पे बात करें, अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड आंसर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब जैसे कोई रिसर्च क्वेश्चन है, यही समझ लीजिए कि क्या हब्बे सुरंजान फायदेमंद है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो एक एक्सपेक्टेड आंसर है। एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि हाँ है, तो जो हम फॉर्मल स्टेटमेंट बनाएंगे कि यस हब्बे सुरंजान इज बेनिफिशियल इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एक फॉर्मल स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड आंसर का। जो एक रिसर्च क्वेश्चन है उसका जो एक एक्सपेक्टेड आंसर है उसकी जो लिए जो एक फॉर्मल स्टेटमेंट लिखी जाएगी उसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। या फिर एक तीसरी डेफिनेशन भी इसकी है, अ हाइपोथेसिस इज एन एक्सपेक्टेशन दैट एन इन्वेस्टिगेटर विल अटेम्प्ट टू कंफर्म थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो एक रिसर्चर है, जो एक इन्वेस्टिगेटर है, वो जो कंफर्म करेगा ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के जरिए जो एक्सपेक्टेड चीज है, जो वो कंफर्म करना चाहता है रिसर्च के जरिए से, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, अगर एग्जाम्स में लिखनी हो तो आप शुरू की दो लिख सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज एन असम्पशन या फिर आइडिया व्हिच रिप्रेजेंट अ प्रपोज्ड आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। होप ये क्लियर हो गया होगा कि एक जो रिसर्च क्वेश्चन, कुछ भी रिसर्च क्वेश्चन हुआ, उसका जो एक प्रपोज्ड आंसर होगा उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। या फिर फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड आंसर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जो भी आप रिसर्च क्वेश्चन होगा उसकी जो एक एक्सपेक्टेड आंसर होगा, उस एक्सपेक्टेड आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए जो फॉर्मल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा उसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। चलिए अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। हाइपोथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या महत्व है? इसमें 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। सबसे नंबर 1 पे एरिया, फिर ब्रिज, फिर डायरेक्शन और फिर ब्लाइंड। अब सबसे पहले तो एरिया ऑफ रिसर्च को ये स्पेसिफाइज करता है। देखिए, जब हमने रिसर्च शुरू की, अगर वो भटक गई रिसर्च, मतलब इधर उधर चली गई, अब हम ढूंढ रहे थे कि क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस में हब्बे सुरंजान फायदेमंद है, और हमने देखना शुरू किया, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पढ़ना शुरू किया, और हमें उसे उससे एसोसिएटेड और बहुत सारी चीजें पता लग गई। जैसे हमें पता लगा कि एजिंग के साथ बढ़ता है, ओवरवेट लोगों में ज्यादा होता है, और हमने जो असल क्वेश्चन था, जो असल पर्पस था, उससे हटके हम दूसरी चीजों पे लग गए, तो वो गलत है। लेकिन जब हाइपोथेसिस बनी हुई होगी, बिल्कुल क्लियर कट ये होगा कि हब्बे सुरंजान का रिलेशन देखना है ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, तो ये एरिया ऑफ रिसर्च को बिल्कुल स्पेसिफाई रखेगा, आपको रिसर्च से भटकने नहीं देगा। दूसरा, थ्योरी और रियलिटी जो है, जो थ्योरी है और रियलिटी है, उसके बीच में ब्रिज का काम करेगा। अब थ्योरी में हम कह रहे हैं कि हाँ, हब्बे सुरंजान से ऑस्टियोआर्थराइटिस में फायदा हो रहा, लेकिन अब रियलिटी में भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। और हाइपोथेसिस बना के जब हम रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करेंगे और चेक करेंगे एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो उससे हमें पता लगेगा। अब ये एक डायरेक्शन भी हमें देगा। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसुरंजान फायदेमंद है, तो ये एक डायरेक्शन हमें दे रहा है कि हम जो है इस पे रिसर्च जब हम करेंगे तो इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे कि फायदेमंद है, क्योंकि एक्सपेक्टेड आंसर हमारा ये है। जो टेंटेटिव आउटकम होने वाला है उसको एक हमारी रिसर्च को एक डायरेक्शन देगा, ये एक सजेस्ट करके कि ये टेंटेटिव आउटकम होगा। और इट प्रिवेंट द ब्लाइंड रिसर्च। ये आप जानते ही हैं कि ऐसा नहीं बस अंधों की तरह कुछ भी करे जा रहे हैं, पेशेंट्स ले लिए और ट्रायल शुरू कर दिया और ब्लाइंडली काम हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब आपके पास एक हाइपोथेसिस होगी, आपके पास एक डायरेक्शन होगी, आपके पास एक एरिया ऑफ रिसर्च होगा, तो हाइपोथेसिस का बनाना ब्लाइंड रिसर्च को भी रोकता है। अब फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस, फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस क्या क्या है ये देखिएगा।
सबसे पहले हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टार्ट पॉइंट बनता है रिसर्च का। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हाइपोथेसिस जो है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, वहां से हम शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा हब्बे-सूरंजान इफेक्टिव है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, फिर क्या है, इस स्टेटमेंट के जरिए, इस हाइपोथेसिस के जरिए हम अपनी आगे की फर्दर रिसर्च शुरू करेंगे। जैसे हम उसका प्लान बनाएंगे कि अच्छा हमें 40 मरीज लेने हैं, उन्हें किस तरह से हब्बे-सूरंजान खिलानी है, क्या उसका सिस्टम होगा, किस तरह से उसे फिर हम कौन से टेस्ट लगा के उसको जो है वेरीफाई करेंगे कि हो रही। तो ये एक स्टार्ट पॉइंट बनता है। फिर ये हेल्प्स इन वेरीफाइंग द ऑब्जर्वेशन। ये जो है, जो ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको वेरीफाई करता है। बहुत सारे हाइपोथेसिस के स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जिसके जरिए से हम जो ऑब्जर्वेशन हमारी है उसे वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही भी है या नहीं है। अगर हाइपोथेसिस ही ना हो तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो सब ब्लाइंड रिसर्च चलेगी। तो हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्जर्वेशन जो भी आप कर रहे हैं बहुत सारे टेस्ट लगा के उसे वेरीफाई करा जाता है। इट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग द इंक्वायरीज इन द राइट डायरेक्शन। ये बात हमने पहले भी कर ली थी कि जो इंक्वायरीज है उसे राइट डायरेक्शन में ये प्रमोट करता है। जो भी हम चाह रहे हैं देखना, जो भी हम रिसर्च करना चाह रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में चलती रहे, तो ये उसे डायरेक्ट करता है हाइपोथेसिस। अगर हमने कहा कि हब्बे-सूरंजान फायदेमंद है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो ये बहुत ज्यादा एक डायरेक्शन देगा, स्टार्टिंग पॉइंट देगा। और फिर जब ये रिजल्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद आ जाएंगे, फिर हम उन्हें वेरीफाई करेंगे टेस्ट लगा के, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो आप बायोस्टैट्स में पढ़ेंगे भी। इट हेल्प्स इन मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल। ये बिल्कुल, ये जो है याद करने की बात है, अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख दीजिएगा कि ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो पॉसिबल है, ऑब्जर्व आपने कुछ किया और फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो उसे ये पॉसिबल बनाता है, उसे मदद करता है कि कैसे हम ऑब्जर्वेशन को और एक्सपेरिमेंट को करें। समझ गए? उम्मीद है समझ ही गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस हमने लिखी है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नंबर 1, इट शुड बी स्टेटेड एज ग्रामेटिकली कंप्लीट एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सबसे जरूरी यह है कि जो ये भी आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जैसे आपने हाइपोथेसिस बनाया, मिसाल के तौर पे हाइपोथेसिस आपकी है is तो ये एक जैसे हाइपोथेसिस है कि हब्बे-सूरंजान इफेक्टिव है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अब ग्रामेटिकली करेक्ट है, अगर करेक्ट होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं हब्बे-सूरंजान वाज इफेक्टिव इन ऑस्टियोआर्थराइटिस तो गलत हो जाएगा। ये लिखा हब्बे-सूरंजान विल बी इफेक्टिव इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ये भी सही सही नहीं है। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब डिक्लेयर कर रहा हो ये हब्बे-सूरंजान इज इफेक्टिव इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। या आपने कहा हब्बे-सूरंजान इज नॉट इफेक्टिव इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर हाइपोथेसिस आपकी है तो ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि एम्बिग्यूटी छा रही कि कुछ क्लियर है नहीं और ना ग्रामेटिकली क्लियर है और कुछ भी लिख के बैठ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक सबसे जरूरी हाइपोथेसिस का यह है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट कंप्लीट होना चाहिए और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। इट शुड बी एक्सप्रेस सिंपली एंड क्लियरली। जितना से जितना सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी हाइपोथेसिस को लिख सकें और क्लियरली लिख सकें, ताकि पढ़ने वाला एकदम से समझ जाए कि आप क्या चाह रहे हैं, तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंपली और क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल, ये टेस्टेबल भी होना चाहिए। अगर कोई उल्टी सीधी चीज हमने हाइपोथेसिस के तौर पर बना ली जिसको टेस्ट ही ना किया जा सके, कुछ भी अड़गम सड़गम, तो वो फिर नहीं चलेगा। हाइपोथेसिस ऐसी बनानी है जिसे टेस्ट भी किया जा सके। इट शुड बी स्टेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब जो वेरिएबल्स हैं उसके दरमियान एक रिलेशनशिप भी स्टेट कर रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के बैठ गए और कोई जैसे कह दिया कि परिंदे आसमान में उड़ते हैं और पेड़ जमीन से निकलते हैं, तो ये कुछ भी एक जो है, अगर ऐसी स्टेटमेंट बना ली कि जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप भी नहीं आ रही, तो वो फिर जो है कोई उसका मतलब नहीं रहने का। जैसे हब्बे-सूरंजान है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके दरमियान एक रिलेशनशिप है कि वो इफेक्टिव है या नहीं है दवा के तौर से कहा गया। तो किसी भी हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल्स हैं, अभी इसके बारे में हम और डिटेल्स में बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स उसे कहते हैं जो चीजें बदलती रहती हैं, तो वो उसके दरमियान रिलेशनशिप इसमें होनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड एन एडिक्वेट आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम, और जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका एक एडिक्वेट आंसर इसमें होना चाहिए। अ गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी बेस्ड ऑन गुड रिसर्च क्वेश्चन। ये बहुत अहम बात है कि एक गुड हाइपोथेसिस जो है वो एक गुड रिसर्च क्वेश्चन पे बेस्ड होनी चाहिए। मतलब एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए जिसे हम टेस्ट कर सकें, जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो, टेस्टेबल हो,
और इकोनॉमिकली फिट भी हो, तो हर चीजें जो है उसमें एक गुड हाइपोथेसिस एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन पे ही बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं सिंपल हाइपोथेसिस क्या है। सिंपल हाइपोथेसिस जो है वो रिलेशनशिप बताता है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स जैसे इसका अब आप एक एग्जांपल देखें, इफ यू स्टे अप लेट देन यू फील टायर्ड द नेक्स्ट डे। अगर आप देर से सोएंगे, या इसे इस तरह से देंगे, इफ यू स्टे अप लेट, कि अगर आप देर से उठेंगे तो आप जो है नेक्स्ट डे टायर्ड फील करेंगे। ठीक है, इसे काट दें, इसे इसे जो है हम काट देते हैं, ये कोई बहुत अच्छी स्टेटमेंट नहीं है, इसके लिए हम दूसरी बनाते हैं, इफ यू ईट मोर यू विल बिकम फैट। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस है, इफ यू ईट मोर यू विल बिकम फैट। तो अब ये जो हाइपोथेसिस है एक सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल्स के बीच में बता रही है कि अगर ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तीसरे का कोई दखल नहीं है इसके अंदर। तो इस हाइपोथेसिस को जो सिंपल है इसे हम कहेंगे सिंपल हाइपोथेसिस। इसमें एक प्रिडिक्टर होता है और एक आउटकम वेरिएबल होता है। प्रिडिक्टर क्या है कि अगर आप ज्यादा खाएंगे, सीधी सी बात है, वन प्रिडिक्टर है और वन आउटकम है, एक ही आउटकम है कि आप मोटे हो जाएंगे। इसके अलावा हम कोई और इसमें बात नहीं कर रहे हैं कि अगर आप ज्यादा फैट खाएंगे या आप ज्यादा प्रोटीन खाएंगे या आप ज्यादा तली हुई चीजें खाएंगे या ज्यादा शुगर खाएंगे, कुछ हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, इफ यू ईट मोर के वन ही प्रिडिक्टर है, यू विल बिकम फैट, तो आप फैट मोटे हो जाएंगे। इसमें वेरिएबल इसके हालांकि और भी हो सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज हो जाएगी अगर ज्यादा खाएंगे, या कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हम इन सब बारे में बात ना करके केवल ये बात कर रहे हैं कि इफ यू ईट मोर यू विल बिकम फैट। तो ये एक सिंपल हाइपोथेसिस है कि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, दैट्स इट। नाउ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो है इट सजेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसमें जो है रिलेशनशिप ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में दिखाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम एग्जांपल लेते हैं वो क्या लेते हैं, पीपल हु ईट लॉट ऑफ फैटी फूड हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम आर मोर लाइकली टू डेवलप अ हार्ट डिजीज। मतलब ये कह रहा है कि जो लोगों में हार्ट डिजीज होती है उसके दो कारण इन्होंने बताए, बीच हम दोबारा से फिर पढ़ेंगे कि जो लोग ज्यादा फैटी फूड खाते हैं और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हेल्थ प्रॉब्लम्स की, उन लोगों को ज्यादा हार्ट डिजीज होती है। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स इसमें ये आ रहे हैं कि अगर वो ज्यादा फूड भी खाता हो, फैटी फूड, और फैमिली हिस्ट्री भी हो, तो वो हार्ट डिजीज डेवलप कर लेगा। अब आप इसमें देखिएगा वेरिएबल्स दो हैं या दो से ज्यादा भी अगर हो तो भी उसे हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहेंगे। इट कंटेन्स मोर देन वन प्रिडिक्टर और आउटकम वेरिएबल्स। इसमें एक से ज्यादा प्रिडिक्टर और आउटकम वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसमें जो आउटकम वेरिएबल है वो एक ही केवल हमने रखा है, लेकिन जो प्रिडिक्टर है वो दो हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स भी इसमें दो हो गए कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा फैटी फूड खाता हो या जिसकी फैमिली हिस्ट्री पहले से ही हो हेल्थ प्रॉब्लम्स की, लेकिन उसका आउटकम जो है वो एक ही है, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है क्योंकि प्रिडिक्टर इसमें दो हैं। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा फैटी फूड खाता हो और पहले से ही उसकी फैमिली हिस्ट्री हो हेल्थ प्रॉब्लम्स की, तो वो बहुत जल्दी से हार्ट डिजीज को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, अब सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। सिंपल हाइपोथेसिस रिलेशन बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। टू वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप बताता है वो होता है सिंपल हाइपोथेसिस। टू वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप बताता है वो होता है सिंपल हाइपोथेसिस, और मोर देन टू वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप बताता है वो होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। मोर देन टू वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स। मुझे उम्मीद है आप इसके एग्जांपल समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल सिर्फ ये है, इफ यू ईट मोर यू विल बिकम फैट, अगर आप ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। और इसका जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया वो ये हुआ, पीपल हु ईट लॉट ऑफ फैटी फूड्स एंड हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम आर मोर लाइकली टू डेवलप अ हार्ट डिजीज। अब हम जाते हैं स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में। क्या है, जब रिसर्च की जाती है मेडिकल से रिलेटेड तो हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं इफ यू ईट मोर यू विल बिकम फैट, ये नॉन स्पेसिफिक चीज है। क्या ज्यादा खाते हैं, किस तरह का मोटापा आ जाएगा, क्या उससे और दिक्कत हो जाएंगी, तो ये स्पेसिफिक बातें नहीं है। जब हम मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजें रखनी होती हैं ताकि रिसर्च को एक डायरेक्शन मिल सके और पढ़ने वाले को, उसे स्पॉन्सर करने वाले को
और रिसर्च करने वाले को तमाम चीजें सब क्लियर रहे। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए, एनी हाइपोथेसिस दैट डज नॉट लीव एनी अनसर्टेनिटी about the subject and the variables and uses concise operational definitions that summarizes the nature and source of subject and measurement of variables। अब इसे समझने के लिए क्या है कि कोई भी हाइपोथेसिस जो कोई भी अनसर्टेनिटी ना छोड़ के हो, मतलब सब कुछ क्लियरली डिफाइंड हो सब्जेक्ट के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, और कंसाइज ऑपरेशनल डेफिनेशंस, मतलब छोटी से छोटी जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस है उन्हें यूज करती हो, दैट समराइजेस द नेचर एंड सोर्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। इसे आप और भी आसान तरीके से करके लिख सकते हैं, आप हिंदी में इसे समझ लीजिए कि स्पेसिफिक हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो बिल्कुल सर्टेन हो, इसके अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो, जो सब्जेक्ट है हाइपोथेसिस का, जो वेरिएबल्स है उन्हें क्लियरली कंसाइजली डिफाइन कर रखा हो और बिल्कुल उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी ना हो, तो उस ऐसी हाइपोथेसिस को स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल है ये आप बड़ा गौर से देखिए, यूज ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस। जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस आती हैं, सब जानते हैं, पढ़ा होगा सबने मॉडर्न में। Assessed with pharmacy record is more common in patient hospitalized with admission diagnosis of myocardial infarction than asthma in civil hospital। then गलत हो गया, TH है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं वो ज्यादा कॉमन मिलती हैं किन मरीजों में, जो डायग्नोज किए गए एडमिशन के तौर पर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से बनिस्बत अस्थमा के। सिविल हॉस्पिटल में लास्ट ईयर जो लोग आए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के और अस्थमा के, उनमें से यूज ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन ज्यादा पाया गया, इस्तेमाल हुआ किसमें, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। कितनी स्पेसिफिक दवा का नाम इसमें दे रखा, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, फिर दो बीमारियों का नाम बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और अस्थमा। तो ये जो स्पेसिफिक चीजें इसके अंदर मेंशन की गई, ये एक हाइपोथेसिस जो है, ये अभी हाइपोथेसिस है, ये यूज ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस असेस्ड विद फार्मेसी रिकॉर्ड इज मोर कॉमन इन पेशेंट hospitalized with an admission diagnosis of myocardial infection than asthma in civil hospital last year। इसमें सब चीजें बिल्कुल स्पेसिफिकली बता रखी हैं, दवाओं का नाम स्पेसिफिकली बता रखा है, जो बीमारी है उसका नाम स्पेसिफिकली बता रखा है, तो इसे स्पेसिफिक हाइपोथेसिस हम कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसे अपनी लैंग्वेज में अगर पेपर में आए तो लिख दीजिएगा कि ऐसी कोई भी हाइपोथेसिस जो बिल्कुल सर्टेन हो, जो इसके अंदर कंसाइज ऑपरेशनल डेफिनेशंस का यूज कर रखा हो सब्जेक्ट से मुतालिक, जिसके अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी या एम्बिग्यूटी ना हो, तो उसे स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे आप ये एग्जांपल या कोई भी एग्जांपल जिसमें आप बिल्कुल स्पेसिफिक करके दवाइयां और मरज अगर मेडिकल से रिलेटेड लिखेंगे, लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तब आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथेसिस। इसे पढ़िए, प्राइमरी हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस अराउंड व्हिच द स्टडी हैज बीन डिजाइन्ड but sometimes especially in randomized trial more than one hypothesis may be needed। The secondary hypothesis should be written in advance to increase the credibility of the result। देखिए, जब हम रिसर्च करना कोई शुरू करते हैं तो हम हाइपोथेसिस लिखते हैं सबसे पहले, तो उसे हम प्राइमरी हाइपोथेसिस कहते हैं, वही मेन होती है। आपने रिसर्च करनी शुरू की, जैसे मैं रिसर्च कर रहा कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ड्राई कपिंग फायदेमंद है, तो ये हमने हाइपोथेसिस लिखी, इस पर हमने रिसर्च शुरू की। लेकिन जब हम बहुत सारी बार रेंडमाइज ट्रायल्स करते हैं, रेंडमाइज ट्रायल्स में हम पढ़ेंगे फर्दर, तो उसमें एक से ज्यादा हाइपोथेसिस की जरूरत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो जो सेकेंडरी हाइपोथेसिस है उसके अंदर, क्योंकि जब रिसर्च गया एक क्वेश्चन है और थोड़े सब क्वेश्चंस भी आ गए छोटे छोटे, तो उनसे मुतालिक भी जो हाइपोथेसिस है छोटे छोटों से, वो भी हमें पहले ही लिख लेनी चाहिए, और वो उसे सेकेंडरी हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब प्राइमरी हाइपोथेसिस जो एक मेन रिसर्च चल रही, लेकिन अब जो आगे रिसर्च बढ़ी और रिसर्च के बढ़ने के साथ साथ वो डाइवर्सिफाई हुई और उसमें फिर नए नए आयाम आ गए, तो उसको भी जो है सेकेंडरी हाइपोथेसिस कहते हैं कि जब दूसरा कोई क्वेश्चन आया तो उसके मुतालिक जो हमने हाइपोथेसिस लिखी उसे सेकेंडरी हाइपोथेसिस कहते हैं। और अच्छी रिसर्च वो होती है जिसमें सेकेंडरी हाइपोथेसिस का पहले ही पता हो कि ये क्वेश्चन अराइज हो जाएगा रिसर्च में फर्दर आगे जाके, और वो पहले से ही लिख रखी हो। और अगर हम पहले से ही सेकेंडरी हाइपोथेसिस लिखेंगे तो क्रेडिबिलिटी ऑफ रिजल्ट है वो बढ़ जाएगा। अब आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी मैंने मतलब शुरू ही किया है, इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मैं इसे और बेहतर करूंगा।